गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास। अब उसका 7वां अध्याय हम लोग शुरू करें। रात के 10 बज गए थे। जालपा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न चित्रों से लग रहे थे। प्राकृतिक सुंदरता बताई जा रही है। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर सा मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद ना आती थी। एक बार घर की याद आ गई, रोने लगी। एक ही क्षण में सहेलियों की याद आ गई, हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक रमानाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर आकर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ ने कहा, बूझो तो जानू। जालपा कहती है, हंसी का गोलगप्पा है। यह कहकर हंसने लगी। फिर रमानाथ कहने लगा, मतलब? जालपा ने कहा, नींद की गठरी होगी। रमानाथ ने कहा, मतलब? फिर जालपा ने कहा, तो प्रेम की पिटारी होगी। कुछ ना कुछ तो है। रमानाथ ने कहा, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम खुश हो रहा था। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच फूलों की देवी हूँ। उसने पानदान उठा लिया। पानदान मतलब जिसमें पान रखा रहता है, सुपारी रहता है, चूना रहता है, सौंफ रहता है। पानदान उठाई और बाहर आकर पान बनाने लगी, अपने लिए भी और शायद अपने पति के लिए भी। रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। क्या सोच के गया था गहना चुराने? जालपा ने कमरे से लौटकर प्रोमोल्लित मतलब बहुत ही खुशी होकर नज़रों से उसकी ओर देखा तो उसने मुंह उधर कर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब न दे सकता था? मैंने उनको हाँ कर दिया कि ठीक है, मैं जालपा का गहना उठा कर ले आऊँगा चुरा कर। क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य नहीं था? उसकी आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के इस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ रहा था। एक तरफ प्रेम नजर आ रहा है और एक तरफ चोरी, धोखा। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार जी में आया सारा कपट व्यवहार खोल दो, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नज़रों से फिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असह्य थी। जालपा ने प्रेम सरस नज़रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देख कर गए और अम्मा जी से तुम्हारा खूब बखान करने लगे। तो मैं सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे तुम्हारे बारे में। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब नहीं दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई थी। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती ही नहीं थी। तुमसे बातें करने की उसकी इतनी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान की बीड़ी दिए थे, याद है? रमानाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। जालपा, अजी वही जो रंग रूप से सबसे अच्छी थी, जिससे गाल पर एक तिल था। तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गड़ गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजाई तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उन्हें खूब चढ़ाया। बेचारी रुआसी हो गई। याद है? याद आया अब? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा कहने लगी, अच्छा, अब की चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत ही नहीं मिली। जालपा ने कहा, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। रोज हीले हवाले करते हो। अच्छा, कल ला दोगे ना? रमानाथ का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी व्याकुल हो रही है, इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सारा गहना लूटने का सामना करने जा रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पे तुला हुआ है रमानाथ। वह इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर आत्महत्या कर ले। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ में झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले निद्रा में मगन थी। रमा मन ही मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा। सो रही थी वो भी। वो तो जाग रहा था। धीरे से उठा। निद्रा की गोद से सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। देख रहा है कितना प्यार से बेचारी सोई हुई है और मैं अब क्या करने जा रहा हूँ? मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ। वह एक क्षण खड़ा हुआ, मुग्ध नजरों से जालपा
के निद्रा वाले मुंह को देख रहा था। कमरे में जाने का साहस नहीं हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? सवेरा हो गया क्या? रमानाथ कहता है, अभी तो बड़ी रात है। जालपा कहती है, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ कहता है, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेम में आतुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोका करोगे तो मैं भी भाग जाऊंगी। न जाने कि इस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बसंती सच कह रही थी, पुरुषों की आंख में टोना टोटका होता है। रमा ने फटे हुए स्वर से कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। दोनों फिर सोए। एक उल्लास में डूबी हुई, एक खुशी में प्रेम में मग्न होकर सोई, और उस दूसरा पार्टनर चिंता में सो रहा है। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादश के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति के मध्य के प्याले पिलाती फिरती थी। प्राकृतिक सुंदरता बताया जा रहा है। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया, केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था, फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज़ कान में आई तो घबरा कर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूक अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया। थर थर काँप रहा था। काँपते हुए नीचे उतर आया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश नहीं मिला कि वह कुछ गहने छांट कर निकाल लेता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से आकर जगाया। उन्होंने हकबका कर पूछा, कौन कौन? रमा ने होंठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूँ, यह संदूकची लाया हूँ, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थी, अब चेतना भी जाग गई। सोचने लगे, अरे गधा कहेगा, पूरा पेटी बक्सा ही उठा लाया। रमाकांत ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा कि वह आवेश में ऐसा कह रहा था। उनको नहीं लगा था कि सचमुच में उठा लाएगा। उन्हें इसका विश्वास ना आया कि रमा जो कुछ कर रहा है उसे भी पूरा कर दिखाएगा। उनको विश्वास नहीं हुआ कि जो कुछ कहा था उसको कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र के साठ-गांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार नहीं था। उन्होंने पूछा, अरे इसे क्यों उठा लाए? रमा ने कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ ने कहा, झूठ कहते हो। रमानाथ बोला, तो क्या फिर रखाऊं? रमा के इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। नाराज होकर बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं बहू देख ले तो गजब हो जाएगी। वही काम करोगे जिसमें जग हसाई हो। खड़े क्या हो? संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेट रहो। कहीं जाग पड़े तो बस हो गया। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा हुआ था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मगन थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी और उससे चिपट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रसन्न नजरों से ताक कर कहा, कुछ नहीं, सपना देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? कितनी रात है अभी? रमानाथ ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या स्वप्न देखती थी? जालपा ने कहा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। उसको ऐसा लगा। रमाकांत ने रमाकांत का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे थे। खून उनका पूरा सूख गया। परंतु संदेह हुआ, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वह जोर से चिल्ला पड़े, चोर चोर! नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर! जालपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली और देखी संदूकची वहाँ नहीं है, और तभी मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश होकर। यहीं पर 7वां अध्याय कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।